जी, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका आज की वातायन संगोष्ठी की श्रृंखला नंबर 35 में। और पिछले 35 सप्ताह से हम लोग ये वातायन की ये साप्ताहिक संगोष्ठियाँ कर रहे हैं, जिसमें हम कई नवोदित रचनाकारों को मंच पर बुलाते रहे हैं, उनके साहित्य से अवगत होते रहे हैं। कभी हमने संवाद के कार्यक्रम किए हैं कुछ वरिष्ठ लेखकों और साहित्यकारों से, और कई आयोजन हमने किए हैं जहाँ हमने याद किया है उन लोगों को, उन साहित्यकारों, लेखकों को जो हमारे बीच नहीं रहे। उसी श्रृंखला में आज हम ओंकार नाथ श्रीवास्तव जी की स्मृति में आयोजन कर रहे हैं आज का। और ओंकार नाथ जी श्रीवास्तव एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके अपने व्यक्तिगत संबंध भी बहुत लोगों से थे, और बहुत हम सब लोगों के पास उनकी बहुत सी स्मृतियाँ हैं ओंकार जी की। लेकिन आज जो ये आयोजन हो रहा है ओंकार जी के व्यक्तित्व, कृतित्व पर, मैं 1-2 बातें अवश्य कहना चाहूँगा। उस संदर्भ में मेरी भी बहुत सी स्मृतियाँ हैं। लेकिन जब 80 के दशक में मैं पहली बार ब्रिटेन आया था, तो मेरे पिताजी ने मुझे 5-6 टेलीफ़ोन नंबर्स दिए थे अपने मित्रों के, जो यहाँ ब्रिटेन में रहते थे इंग्लैंड में। उनमें हिंदी के 2 लोग थे, ओंकार नाथ श्रीवास्तव जी और रत्नाकर भारती जी। और तब मैं हिंदी से इतना जुड़ा नहीं था। मैं 90 के दशक से हिंदी से जुड़ना मेरा आरंभ हुआ, और हिंदी के कामों में मेरा जुड़ाव बढ़ा, काम बढ़ने लगा। और तब मैंने जाना कि ये नंबर मेरे पास क्यों आया और कैसे आया पिताजी से। ओंकार जी के अपने मित्रों के प्रति और विशेष रूप से भारत के लेखकों और साहित्यकारों के साथ बहुत आत्मीय संपर्क रहे, मित्रता रही और सम्मान रहा। ये मुझे तब पता लगा जब 1990 के दशक के बाद हिंदी के काम शुरू हुए, और जब भी मैं भारत जाता था, तो वहाँ पर जो वहाँ के श्रेष्ठ रचनाकार हैं, चाहे वो नामवर सिंह जी थे, केदारनाथ सिंह जी थे, क्या ये अशोक वाजपेयी जी थे, हैं, और कन्हैयालाल नंदन। तो ये लोग, इस प्रकार के लोग जब मुझसे मिलते थे, तो वो एक पहला सवाल ये पूछते थे कि ओंकार कैसे हैं? और या फिर ये कहते थे कि जब वापस जाना तो ओंकार जी को मेरी याद देना। ऐसे उनके संबंध से तब मुझे यह बात ज्ञात हुई कि ऐसे बहुत से लोग हैं भारत में जिनका संपर्क इंग्लैंड में, और जिनका घर वो ओंकार नाथ श्रीवास्तव जी और कीर्ति जी का घर था, निवास था। ऐसे संबंध रखे थे ओंकार जी ने श्रेष्ठ रचनाकारों के। और उसके बाद जब बहुत लोग यहाँ आते थे, तो ओंकार नाथ श्रीवास्तव जी का घर जैसे कि उनके लिए हिंदी का तीर्थ था। और ओंकार जी, कीर्ति जी उनको लोगों को हमेशा बुलाते थे, दावत देते थे, और एक बड़ा आत्मिक संबंध रखते थे। और उसके साथ-साथ उनकी आत्मीयता में एक और बात थी ओंकार जी के, जो जिसका अनुभव मुझे हुआ, कि वे बहुत स्पष्टवादी थे। और उनकी स्पष्टवादिता का शिकार मैं कई बार हुआ जब उन्होंने मुझे बड़े स्पष्ट रूप से डाँट दिया, ऑलमोस्ट डाँट ही दिया। और उसका एक प्रसंग मैं याद दिलाता जो मुझे याद आता है, कि एक बार मैंने उन्हें फ़ोन किया। यहाँ पर लक्ष्मीमन सिंघवी जी जब हाई कमिश्नर थे, तो उनके यहाँ से एक सूची आई मेरे पास कवि सम्मेलन के आयोजन के लिए, जिसमें ओंकार जी और कीर्ति जी का भी नाम था। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया कि हम ऐसा आयोजन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप उस कवि सम्मेलन में आएँ और काव्य पाठ करें। तो ओंकार जी तुरंत मेरे ऊपर नाराज़ हो गए। बोले, तुमने क्या समझ रखा है, हम लोग कोई कवि सम्मेलन के कवि हैं कि कवि सम्मेलन में बुलाना शुरू कर देते हो? और तो मैंने कहा कि अरे भाई, मैं आपको सम्मान में आपको बुला रहा हूँ। मेरा, कहते ये सम्मान, अगर ये सम्मान होता है तो ये मुझे सम्मान नहीं चाहिए। उन्होंने उस तरह से मुझे डाँट दिया जैसे मैं उनको अपमानित कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं आप नहीं आएँगे, लेकिन कार्यक्रम में आइए तो अच्छा लगेगा। तो बोले, कार्यक्रम में आऊँगा, तुम्हारे घर पे खाने पे बुलाओ तो आऊँगा, लेकिन ये कवि सम्मेलनों पे मुझे बुलाना बंद करो, मैं इसमें नहीं आता हूँ, और जिनको जो मुझे बुला रहे हैं उन्हें आप बता दीजिए। 10 मिनट बाद कीर्ति जी का मेरे पास फ़ोन आया, मुझसे कहने लगी कि भाई देखो, ओंकार ऐसे ही हैं, वो बोल देते हैं, लेकिन उनका मतलब ये नहीं। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा समझाया मुझे कि हम लोग जो हैं कवि सम्मेलनों में कवि नहीं, कवि सम्मेलन नहीं जाते हैं, गोष्ठियों वगैरह में हम लोग आते हैं, तो इस बात को तुम समझ लो। ये उनका कहने का अंदाज़ का यही था, जो अभिप्राय था कहने का। लेकिन मैं, तुमने बुलाया है तो मैं कविता पढ़ने आऊँगी, मैं रहूँगी उसमें। फिर वो नेहरू केंद्र में, मुझे आज भी याद है, वो कार्यक्रम था, सिंघवी जी वगैरह सब लोग थे। तो जब कवि सम्मेलन आरंभ हुआ, तो उसमें ओंकार जी आए और मंच पे बैठे, उन्होंने अपनी कविता पाठ भी किया। उसके बाद वो नीचे आए, फिर कंधे पे हाथ रख के मुझे बड़े स्नेह से कहने लगे कि पद्मेश, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, लेकिन हम लोग कवि सम्मेलनों में नहीं जाते हैं। लेकिन आज मुझे मुझे यहाँ कविता पढ़नी पड़ी, और मैंने पढ़ी वो इसलिए कि हाई कमीशन का आदेश था, और हाई कमीशन का मुझे सम्मान रखना था।
इस प्रकार का व्यक्तित्व था ओंकारनाथ श्रीवास्तव जी का। एक बड़े वरिष्ठ कवि और बड़े लोकप्रिय प्रसारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की और बड़े विनम्र स्वभाव के अंदर से बड़े विनम्र स्वभाव के, अपनी पूरी स्पष्टवक्ता के साथ। और तो ऐसे ओंकारनाथ श्रीवास्तव जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर आज हम स्मृति व्याख्यान रख रहे हैं, जिसमें हमारा सौभाग्य कि हमारे पास भारत से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी स्वयं एक बहुत प्रतिष्ठित लेखक और साहित्यकार हैं। वहाँ पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में से आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और एक बड़े वरिष्ठ समीक्षक और आलोचक के रूप में आपकी गिनती होती है। तो मैं निमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी को, और ये बताते हुए कि आज की अध्यक्षता कर रही हैं हम सबकी प्रिय लेखिका कवित्री अचला शर्मा जी, जो बीबीसी हिंदी सेवा की पूर्व अध्यक्ष हैं और ओंकार जी के साथ उन्होंने कई वर्षों तक काम किया है। स्वागत करता हूं मैं जितेंद्र श्रीवास्तव जी का। आप बहुत बहुत धन्यवाद पद्मेश जी। सचमुच ये मेरे लिए भी विशेष है कि आपने दूसरी बार वातायन की गोष्ठी में मुझे आमंत्रित किया। पहली बार यह भी संयोग है कि पहली बार कीर्ति जी पर बोलने के लिए और दूसरी बार ओंकार जी पर बोलने के लिए। दिव्या जी ने इसके लिए बातचीत की थी, और तो मैं आप सबका आभारी हूँ। आदरणीय दिव्या जी का, आपका, मीरा जी ने पहली बार जोड़ा था, उनका। अचला जी आज अध्यक्षता कर रही हैं, और जो लोग भी उपस्थित हैं इस समय जूम की संगोष्ठी में, वे लोग, और फेसबुक लाइव पर देश दुनिया में जहाँ से भी लोग जुड़े हुए हैं, सबके प्रति मैं अपना आदर प्रकट करता हूँ। हाँ, क्षमा कीजिएगा जितेंद्र जी, मैं आपको बताता चलूं कि आज हमारी संगोष्ठी में हमारे यहाँ ब्रिटेन में भारतीय मूल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद श्री वीरेंद्र शर्मा जी भी आए हुए हैं, अरे वाह, और बहुत हमारे अच्छी यहाँ बात। भारत में केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष अनिल शर्मा जोशी जी भी जी जुड़े जी हुए जी हैं। जी जी उनसे तो तो उनका भी मेरा परिचय है, बहुत पुराना परिचय है। अनिल जोशी जी से, शर्मा जी से बहुत पुराना परिचय है। तो सबके प्रति मैं अपना आदर प्रकट करता हूं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ब्रिटेन से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और ब्रिटेन में जो लोग रहे और जिन्होंने सचमुच हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, एक साहित्यकार के रूप में भी, और ओंकारनाथ जी को जैसा कि अभी आप याद कर रहे थे, और जहाँ भी हिंदी भाषी लोग हैं उन्हें याद करते हैं बीबीसी लंदन के प्रस्तोता के रूप में, एक विशिष्ट प्रस्तोता के रूप में, एक अलग तरह के प्रस्तोता के रूप में, जिनकी कह सकते हैं कि कई छवियां लोगों के मस्तिष्क में अंकित हैं, मन पर अंकित हैं। फराग गोरखपुरी का एक शेर है कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हों तुझे, ऐसा भी नहीं है। ऐसा अक्सर होता है कि हम लोग बहुत सारे लोगों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कई कारणों से धूल जमी रहती है। ये महत्वपूर्ण होता है कि ऐसी संगोष्ठियां उस धूल को झाड़ देती हैं, उस धूल को किनारे कर देती हैं, और फिर वो चेहरा हमारे सामने आता है, उस व्यक्ति का काम हमारे सामने आता है, और हमें लगता है कि देखो ना, मतलब बिल्कुल ये कहीं मेरे सिरहाने ही पड़ी हुई चीज थी, सिरहाने ही पड़ा हुआ व्यक्ति था, और हम देख नहीं पा रहे थे इसे। तो ऐसी संगोष्ठियों की बड़ी भूमिका होती है पुनर्नवा करने के लिए, पाठकों के, मित्रों के, श्रोताओं की जो चेतना है, जो स्मृति है, उसको पुनर्नवा करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं ऐसी संगोष्ठियां। और सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके लिए बधाई देता हूं कि आप लोग ये लगातार काम कर रहे हैं। जैसा कि पद्मेश जी कह रहे थे कि नवोदित रचनाकारों को भी मंच दे रहे हैं, जाहिर है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और साथ साथ ऐसे लोगों को याद कर रहे हैं जिनकी भूमिका बड़ी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से, जैसा कि है ये कठिन समय है, लाभ लोभ का समय है, अक्सर लोग ऐसे लोगों को अब याद नहीं करते जिनसे कोई लाभ न मिलना हो, जिनसे कोई सीधा फायदा न पहुंचना हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि साहित्य और संस्कृति की दुनिया अंततः लाभ और लोभ की दुनिया नहीं है। यही वो दुनिया है जहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लाभ लोभ से परे होती हैं, और मनुष्यता की चीजें होती हैं, राग की चीजें होती हैं,
पद्मेश जी जिस तरह याद कर रहे थे ओंकार जी को, ये विशुद्ध रागात्मकता की चीज है। अन्यथा तो लाभ लोभ की दुनिया में लोग इसका बुरा मान जाते हैं कि मैंने आमंत्रित किया और आपने हमको डपट दिया, हम क्यों कर आपको सुने और बुलाएं। लेकिन वो रागात्मकता है, ये यही साहित्य और संस्कृति की भूमिका है कि वो हमारे भीतर का जो राग तत्व है वो मरने नहीं देता, उसको बचा कर रखता है। ओंकारनाथ श्रीवास्तव का नाम आते ही सबसे पहले बीबीसी लंदन ही याद आता है। मेरी पीढ़ी के लोग और मुझसे भी पहली पीढ़ी के लोग उनको सुनते हुए किशोर हुए, जवान हुए। हम तो किशोर भी उनको सुनते हुए हुए थे, उसके बाद जवान हुए हम लोग। बहुत कुछ वो आकर्षण था बीबीसी लंदन का और लोग अवश्य सुनते थे उसको। समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, ये भी बदल गई चीज। लेकिन ओंकार जी के बारे में जब पद्मेश जी ये कह रहे थे कि जब वो कभी हिंदुस्तान आते थे तो आदरणीय प्रोफेसर नामोर सिंह जी, प्रोफेसर केदारनाथ सिंह जी या अन्य जो बड़े महत्वपूर्ण साहित्यिक भारत में थे या हैं, वे लोग पूछते थे ओंकार जी के बारे में या कीर्ति जी के बारे में। उसका कारण सिर्फ यह नहीं था कि ओंकार जी बीबीसी लंदन के एक महत्वपूर्ण प्रस्तोता थे। उसका एक बड़ा कारण यह था कि बीबीसी जाने से पहले ओंकार जी भारत में एक महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में स्थापित हो गए थे। अब इतने दिन बीत गए, लोगों को तो याद भी नहीं रहा कि ओंकार जी कहानियां लिखते थे। 1951 में एक प्रतियोगिता हुई थी भारत में। अ, उस प्रतियोगिता में विश्व कहानी प्रतियोगिता थी। उस प्रतियोगिता में ओंकार जी की कहानी को प्रथम पुरस्कार मिला था। उस समय उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी और उस कहानी के साथ-साथ वो हिंदी कहानी की दुनिया में आ गए थे और उस दौर के जो बाद में बड़े लेखक बने, कहानीकार बने लोग, उनके साथ उनका नाम लिया जाने लगा था। 1958 में उनका कहानी संग्रह प्रकाशित हो गया था भारत में, ओंकार जी का। ये सब चीजें एक बड़ी भूमिका बीबीसी लंदन के हिंदी प्रस्तोता की है। वहां पर एक पूरा वातावरण बनाने की है, एक पूरी पीढ़ी को दीक्षित करने की बात है। दूसरी ओर समानांतर जो साहित्यिक बिरादरी है, यानी वो 50-51 से 60 ही का जो समय है, आप देखें तो हिंदी की दुनिया में वो बहुत महत्वपूर्ण समय है। वो नई कहानी का आंदोलन के कहानी के आंदोलन का समय है। वो नई कविता के आंदोलन का समय है। यह महज इत्तेफाक है कि जिस दौर में ओंकार जी एक कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे, वह उसी उन्हीं दिनों कीर्ति जी एक कवित्री के रूप में प्रतिष्ठित हो रही थीं। और तीसरे सप्तक में जो 58 में इनका संग्रह आया ओंकार जी का, और 60 में जब तीसरा सप्तक आया तो वात्स्यायन जी ने कीर्ति जी को उसमें रखा था। बाद में जीवन साथी बने ये लोग। ये मैं बस प्रसंगवश ये जिक्र कर रहा हूं। तो ओंकार जी को जो भारत के साहित्यिक याद करते थे या आज भी याद करते हैं, उसका बड़ा कारण यह था कि एक प्रतिभाशाली सर्जक के रूप में, कहानीकार के रूप में वे आ, आए थे, हिंदी दुनिया के सामने आए थे। अब वो क्या कारण थे? लंदन का जीवन था, वहाँ की व्यस्तताएं थीं, या कौन सा विराग उनके मन में आया, कहना मुश्किल है कि उन्होंने कहानियां लिखना बंद कर दिया। कुल 15 कहानियां ओंकार जी की उपलब्ध हैं हिंदी में। नाग पूजा और अन्य कहानियां नाम से बाद में उनके बहुत करीबी रिश्तेदार और हिंदी के महत्वपूर्ण कवि गद्यकार अजित कुमार ने उनको संकलित किया है। उपलब्ध है वो कहानी संग्रह, जरूर पढ़ना चाहिए। जो लोग, जिन लोगों की भी दिलचस्पी कहानी में है या कहानी के विकास में है, जो ये जानना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद हिंदी कहानी कैसे बदल रही थी अपने को, उन्हें जरूर ओंकारनाथ श्रीवास्तव की कहानियां देखनी चाहिए। ये जब ओंकार जी की कहानियों की तरफ जाएंगे ऐसे पाठक, तो उन्हें दिखाई दिया देगा कि वे उस दौर में जो चल रहा था उससे अलग कहानियां लिख रहे थे। नई कहानी के दौर
कि जो कह सकते हैं कि मूल धारा थी, ओंकारनाथ श्रीवास्तव की कहानियों का स्वर वह नहीं है। 15 की 15 जो उनकी कहानियां हैं, उनका स्वर बिल्कुल भिन्न किस्म का है, भिन्न किस्म का है। बाली और बूंदे नाम की जिस कहानी को पुरस्कार मिला था, प्रथम पुरस्कार, जो मैं निवेदन कर रहा था अभी, कि 19 वर्ष की मात्र 19 वर्ष ही उम्र थी उस समय ओंकार जी की, 1951 में जब पुरस्कार मिला। उस कहानी को यदि आज आप पढ़ें और देखें तो लगेगा कि कितना प्रतिभाशाली युवक अ, रहा होगा उस दौर में जिसने ये कहानी लिखी होगी, यानी ओंकार जी ने। ओंकार जी ने। अभी मैं इस कहानी पर बातचीत करूँगा, सारी चीज़ें। ये उचित ही कहा गया और बताया गया, उस दौर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद शहर दोनों साहित्य का केंद्र थे। इलाहाबाद में होना, जिस तरह आजकल अब दिल्ली केंद्रीयता हासिल कर चुकी है बहुत सारी चीज़ों में, उस समय साहित्य का केंद्रीय नगर, हिंदी साहित्य का केंद्रीय नगर तो इलाहाबाद ही था। और उस इलाहाबाद में पढ़ाई लिखाई हुई ओंकार जी की, वहीं रहते हुए उन्होंने कहानियां लिखी और कहानियां लिखी, संग्रह आया उनका। बच्चन जी के बहुत करीबी रहे वो, बहुत प्रिय रहे बच्चन जी के वो, अन्य तमाम साहित्यिकों के भी बहुत प्रिय रहे। तो एक संस्कार भी, भाषा का, साहित्य का, सब कुछ इलाहाबाद से उन्होंने लिया, ग्रहण किया था, जिसका विकास उनकी अपनी कहानियों में भी हुआ। और मैं मानता हूं कि बाद में जब वो हिंदी के लिए काम करने लगे बीबीसी लंदन में प्रस्तोता के रूप में, तो उसमें भी उनकी उस ट्रेनिंग का पूरा असर दिखाई देता है। इलाहाबाद की ट्रेनिंग उस दौर की, जिन भी भाग्यशालियों को नसीब हुई, वो बड़ी बात है उनके लिए। हाँ, एक अलग उस दौर के अगर इलाहाबादी आपको मिलेंगे, उस दौर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़े हुए लोग मिलेंगे, या वहाँ का साहित्यिक संस्कार लिए लोग मिलेंगे, अलग से दिखते हैं वो लोग। बातचीत से पता चल जाता है कि ये लोग उस दौर में के बड़े लोगों के संपर्क में रहे होंगे, इन्होंने सीखा होगा। तो ओंकार जी के साथ ये चीज जुड़ी हुई थी। उस दौर की लगभग सभी बड़ी पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपी, ओंकार जी की। ये उनकी स्वीकृति का मामला था, स्वीकृति का मामला था कि चली, और सब हुआ। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियों की हम लोग चर्चा कर लें, उसके बाद और बातें करेंगे। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है काल सुंदरी। काल सुंदरी जो कहानी है, अ, कस्बे के ठहरे हुए जीवन पर केंद्रित कहानी है। एक कस्बाई जीवन को उठाया है इस कहानी में ओंकार जी ने। और मूल रूप से इस कहानी को अगर आलोचनात्मक भाषा में एक सूत्र की तरह मैं कहना चाहूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये जीवन में गति, विश्वास और प्रेम की कहानी है। जीवन में गति, विश्वास और प्रेम की कहानी है। और अगर आज भी इसे पढ़ें तो लगेगा कि जैसे ये आज की कहानी है। यही वो दृष्टि होती है। देखिए, कोई कहानीकार क्यों महत्वपूर्ण लगता है हमें? यदि आप अपने समय की बात करते हुए सिर्फ अपने समय की बात करते हैं, तो आप उसी कालखंड की प्रासंगिकता में रह जाते हैं, यानी कि कालजीवी रह जाते हैं। कालजयी होने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप अपने समय की बात करते हुए आने वाले समय की आहटों को भी उसमें पिरो देते हैं, आने वाले समय की आहटों को भी खुद महसूस करते हैं और विन्यस्त कर देते हैं कहानी या कविता में। तो वो कहानी कालजीवी के रास्ते से आगे निकलकर कालजयी होने की राह पर बढ़ जाती है। वो कालजयी हो नहीं जाती, मैं ये नहीं कहने जा रहा हूं, कालजयी होने की राह पर बढ़ती है। कालजयी होने के और भी कई तत्व होते हैं जिसके कारण कोई कहानी कालजयी बनती है या बन सकती है। तो ओंकारनाथ श्रीवास्तव की यह कहानी, जो बहुत पहले, आज से लगभग लगभग 60 वर्ष पहले जो कहानी लिखी गई, एक पूरी उम्र बीत जाती है, लोग रिटायर हो जाते हैं 60 वर्ष की उम्र में, कहानी लिखी गई, वह कहानी आज भी पढ़ते हुए हमको, हम लोगों को लगता है, जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि जैसे ये हमारे अपने समय की ही कहानी है।
शिल्प का भी जो मामला है, मैं आगे भी इस पर बात करूंगा। हास्य के साथ कहानी शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे कहानी गंभीरता की ओर बढ़ जाती है। ये भी एक बड़ी चीज होती है कि एक सर्जक अपनी चीज को कहता कैसे है, चाहे वो कहानी का मामला हो या कविता का मामला हो। तो ओंकार जी के वहां जो कहने का ढंग है, कहानी कहने का जो ढंग है, जो शिल्प है, वो बहुत भिन्न किस्म का, बहुत आकर्षक और बांधने वाला है। वो रोकता है हमें, करके लाता है। और हम लोग अक्सर सुनते हैं कि उनको मतलब लोगों के बारे में, कहानीकारों के बारे में, कि वो भाषा से खेल लेते हैं। भाषा से खेल लेना एक अच्छी चीज है, लेकिन भाषा से खेलने वाला इतनी गहन संवेदना की कहानी नहीं लिख पाता है। उसके लिए संभव नहीं हो पाती ऐसी कहानी, जैसी कि ओंकार जी ने आज से लगभग 60 वर्ष पहले संभव की थी। दरअसल ऐसी कहानियों को लिखने के लिए जीवन की जो समझ है, जीवन और समाज दोनों की जो समझ है, उसका विवेक चाहिए। कैसे समझेंगे आप जीवन को? कैसे समझेंगे आप समाज को? आप सिर्फ पर्यवेक्षक की तरह अगर जीवन और समाज को देखते हैं, तो आप मन में धंसने वाली कहानी नहीं लिख सकते, वैसी कविता नहीं लिख सकते आप। मन में जो आकर गुंथ जाए, ये मिर्जा गालिब का शेर है ना, कि ये वो इश्क के बारे में है, लेकिन फिर भी वो मिसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कशिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। आकर कोई चीज तीर की तरह फंस जाती है, लग जाती है, और वो तभी लगती है जब सर्जक जीवन और समाज में गहरे कहीं डूबा होता है, कहीं गहरे उसकी जड़ें होती हैं। ओंकार जी के साथ ऐसा है। ओंकार जी के कि ये कहानियां, 15 की 15 कहानियां ये बताती हैं कि वो सिर्फ कहानी लिखने के लिए कहानियां नहीं लिख रहे थे। इसीलिए अफसोस होता है कि ओंकार जी और लिख सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं लिखा। सबके लिए अफसोस नहीं होता। बहुत सारे लोग 25, 50, 100 लिख देते हैं, लगता है कि इन्होंने क्यों लिखा, इतना न भी लिखते तो चलता। लेकिन कुछ लोग बहुत कम लिख के चले जाते हैं, लगता है कि इन्होंने और क्यों नहीं लिखा। ओंकार जी के लिए ऐसा मन में आता है कि ओंकार जी ने क्यों नहीं लिखा और अधिक, उनको लिखना चाहिए था। शायद हिंदी कहानी के विकास में वो अलग तरह का योगदान रेखांकित हो पाता, कर पाते हम लोग। इस कहानी को पढ़ते हुए, जो काल सुंदरी कहानी पढ़ते हुए मिर्जा गालिब का ही शेर मुझे याद आया, और मैंने जब ओंकार जी पर लिखा था तभी मैंने इस शेर को उद्धृत किया था कि ये न थी हमारे किस्मत की विसाल यार होता, गर और जीते रहते यही इंतजार होता। वाह! आप अपने समय के किसी रचनाकार को पढ़ें, अपने वरिष्ठ को पढ़ें, और 100 साल पुराना कोई पूर्वज याद आए, इससे पता चलता है कि एक सर्जक की जड़ें कितनी गहरी हैं। परंपरा में होना पीछे होना नहीं होता, परंपरा में होते हुए कुछ नया जोड़ते चला जाना ही किसी भी प्रतिभाशाली सर्जक का योगदान होता है। और ओंकार जी की कहानियों ने ये किया है। ओंकार जी की कहानियों में ये चीज दिखाई देती है कि वो हिंदी कहानी की परंपरा से विच्छिन्न नहीं होते, लेकिन उसमें नया जोड़ते हैं। संवेदना के धरातल पर भी नया जोड़ते हैं, और शिल्प के धरातल पर भी नया जोड़ते हैं। वहां पर यह भी याद रखना चाहिए कि काल सुंदरी जैसी कहानी स्वाधीनता के तुरंत बाद के वर्षों की कहानी है। आजादी 1947 में हम आजाद होते हैं, उसके तुरंत बाद के वर्षों की कहानी है। बहुत सारे सपने हैं, भारत बदल रहा था, लोग बदल रहे थे। उस बदलाव के बीच जो बहुत सारा तनाव है, उस तनाव को पकड़ लेना, उस तनाव को समझ बूझ लेना, और उसे कथा में विन्यस्त कर देना, ये बड़ी बात है। और ये ओंकार नाथ श्रीवास्तव ने किया। मैं ओंकार जी का एक और चेहरा, जो लोग नहीं जानते उनके कथाकार के रूप में, वो लेकर आ रहा हूं। उनके प्रस्तोता रूप को मेरे ख्याल से यहाँ उपस्थित लगभग सब लोग जानते हैं और सम्मोहित हैं उससे। मैं उनके व्यक्तित्व के का जो दूसरा पक्ष है, उसमें भी कितना सम्मोहन है, मैं उसको सामने रखना चाहता हूं कि उसको महसूस किया जाए, उसको आ जाए। लगातार ओंकार नाथ श्रीवास्तव
की कहानियों को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि जो जड़ताएं हैं उनको मिटाने का स्वप्न उनकी रचना में बसा हुआ है। कैसे जड़ताएं मिटेंगी? स्वाधीनता का जो सही आशय है, स्वाधीनता का जो मूल मंतव्य है, वो कैसे भारतीय समाज ग्रहण करेगा, ये चिंता, ये स्वप्न ओंकारनाथ श्रीवास्तव की रचनाओं में दिखाई देता है और हम उसे बहुत स्पष्ट तौर पर रेखांकित कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओंकार जी कैसी भाषा लिखते थे, मैं आपको एक नमूना देता हूँ। कुंभ उनकी एक कहानी है। कुंभ कहानी की 4-5 पंक्तियां आपको मैं सुनाता हूं और इसी की अंतिम पंक्ति के माध्यम से मैं कुछ और बातें करता हूं। अल्हड़ कुमारियां ये भी कुंभ देखने आई हैं, जिस ओर मन ललचाकर दौड़ा जा रहा है, उससे प्रतिकूल दिशा में किसी न किसी का हाथ पकड़े संभाल संभाल कर कदम बढ़ाती हुई चली जा रही हैं। कुंभ देखने के लिए नरम बालू पर हल्के पदचिन्ह छोड़ती हुई। एक पदचिन्ह बनता है कि दूसरे चरण आ पड़ते हैं, वह मिट जाता है, दूसरा चिन्ह बन जाता है। चिन्ह बने रह जाते हैं, चरण बढ़ते जाते हैं। धरती की करवट से बने, इतिहास की दोहराई न जाने वाली महान अमिट घटनाओं जैसे पहाड़ों, खाइयों जैसे ये चिन्ह नहीं हैं। ये तो दैनिक जीवन के नन्हे नन्हे सुख दुख, जीवन के अपने सहज विनोद, इतिहास की साधारणता की भांति हैं, जिनमें बनना नहीं रहता, मिटना भी नहीं रहता, मगर बनना मिटना बना रहता है। आप देखें, एक चित्र प्रस्तुत करते हुए कैसे एक दार्शनिक धरातल पर चले जाते हैं ओंकार जी। जीवन का दर्शन कैसे रहता है, ये जो अंतिम पंक्तियां हैं कि बनना मिटना लगा रहता है, ये ओंकार जी के चित्त की बनावट का भी पता देता है। एक कहानीकार के चित्त का निर्माण जो हो चुका है, वह निर्माण कैसे हुआ है और उसका कह सकते हैं सार तत्व क्या है। तो सार तत्व यही है कि जीवन की सही सही समझ वहां दिखाई देती है हमें। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत हल्के फुल्के ढंग से वो अपनी कहानियों को शुरू करते हैं ओंकार जी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसका ग्राफ बढ़ता चला जाता है। वो जो जटिल भावबोध हैं उनको ग्रहण करती चली जाती है अपने भीतर और फिर पाठक से संवाद करती है, पाठक के पास लौट कर आती है। और ये कहानियां, ये जो बढ़ता हुआ ग्राफ है कहानियों का, ये बताता है कि ओंकार जी सतही ढंग से किसी चीज को ग्रहण नहीं करते थे। बहुत वस्तुनिष्ठ ढंग से वो विषयों के पास जाते थे। उनकी सभी कहानियों का प्राण तत्व अगर आप देखेंगे तो ये दिखाई देगा आपको उसमें कि वो बहुत गंभीरता से अपने विषय का चुनाव करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर हमारे पास तक वो कहानी आती है। बाली और बूंदे उनकी एक कहानी है जिसका मैंने जिक्र किया शुरू में ही, जिस पर उनको पुरस्कार मिला। ये दो माताओं, दो बेटों, दो आर्थिक स्थितियों और सपनों की टकराहट की कहानी है। सामान्य रूप से देखेंगे तो एक गरीब परिवेश से निकला बच्चा है जहां संघर्ष है, एक अमीर परिवेश से निकला है। फिर कैसे इन दोनों के बीच जो संवेदना के तार अलग अलग ढंग से काम करते हैं उसको दिखाते हैं। अगर मैं सादे ढंग से कहूंगा तो लगेगा कि बड़ी साधारण सी बात है। उसमें जो गरीब पृष्ठभूमि का बच्चा है, माँ उसे कुछ पैसे भेजती है तो वो उससे कलम और अन्य चीजें नहीं खरीदता, घड़ी वगैरह नहीं खरीदता। वो बहन की शादी होनी है तो उसके लिए कुछ खरीद कर बूंदे वगैरह का बाली और बूंदे वगैरह खरीद करके लाता है। सामान्य सी बात लगेगी। वहीं दूसरी तरफ जो अमीर माँ का बेटा है वो डींगे हाँकता रहता है और वो अलग तरह का मामला है। ओंकार जी बड़ी शालीनता के साथ बड़े सूक्ष्म ढंग से ये रेखांकित करते हैं कि यह जो हमारे समाज में वर्गबोध है, हमारे समाज में जो विभाजन है, दो वर्ग हैं, उनमें चेतना की बनावट का भी मामला वर्ग से तय हो जाता है। तो ये एक तरह से इस कहानी को समझने के लिए हमें पूरा एक
उस डिस्कोर्स को भी हमें समझना पड़ेगा और तब जाकर के इस कहानी को हम शायद ठीक-ठीक व्याख्यायित कर पाएँगे। और यहाँ पर वो बहुत धीरे से जो गरीब पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति है, संवेदना के धरातल पर उसका वज़न बढ़ा देते हैं और ये उचित ही है क्योंकि कहानी को जिस ढंग से रचा गया है, कहा गया है, उसमें यही पक्ष उचित हो सकता था और जो समाज की बनावट है, वो भी यहाँ पर उससे रेखांकित हो जाती है। संवेदना की तरलता बहुत है इस कहानी में। वो बार-बार हमें बाँधती है, वर्गबोध तो है, वो जो संवेदना की तरलता है, वो हमें रोकती भी है, बाँधती भी है। बहुत कम उम्र में 19 वर्ष की उम्र में इतनी तरल संवेदना की और गहरे वर्गबोध की कहानी जो कथाकार लिख सकता था, उससे बड़ी उम्मीदें थी हिंदी की दुनिया को। लेकिन ज़ाहिर है कि अलग-अलग कारणों से वो पूरी नहीं हुई। लेकिन ओंकार जी ने एक दूसरे मोर्चे पर बड़ा काम किया। हिंदी के प्रस्तोता के रूप में, एक मीडिया पर्सन के रूप में वो एक बड़ा काम है उनका। ऐसा नहीं हुआ कि कहानियाँ नहीं लिखी तो वो चुपचाप बैठ गए। प्रतिभा का सही उपयोग, प्रतिभा को एक तरह से उन्होंने दूसरी ओर मोड़ दिया और वहाँ जाकर उन्होंने जो किया वह अविस्मरणीय है, असाधारण है। हम सब इस बात को जानते हैं। नाग पूजा जिस के नाम पर बाद में उनके संग्रह का नाम रखा गया, यह भी उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय प्रसंगों को लेकर के रची गई कहानी है। इसमें जो जमींदार की पत्नी और गरीब ब्राह्मण स्त्री के बीच का संवाद है, वो पढ़ने लायक है, आज भी पढ़ने लायक है। 60 वर्ष पहले की पृष्ठभूमि में जो था, वो तो था ही। आज भी अगर हम इसे पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये कि किस गहरी समझ के साथ भारतीय समाज का चित्रण कर रहे थे ओंकार जी। लगातार आप देखेंगे कि वहाँ पर जो जातिवाद का मामला है, जिससे हम सब जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, उसकी आलोचना प्रस्तुत करते हैं वो। किस तरह भारतीय समाज में ये अपना रोल निभा देता है, वो उन कहानियों में उनकी 2-3 कहानियों में आपको ये दिखाई देगा। ये चीज़ निकल कर के आ जाती है। समय है अभी पद्मेश जी या मैं समेटूँ इसको? जी हाँ, अब समय के अनुसार तो 2-4 मिनट में खत्म ठीक कर है। लेते मैं हैं। अब समेटता हूँ इसको। ओंकार जी ने खुद अपनी कहानियों के बारे में जब 1958 में उनका संग्रह आया था, तो उन्होंने जो अपनी ओर से वक्तव्य लिखा था, उसकी 2-3 पंक्तियाँ मैं यहाँ रखता हूँ। इससे पता चलता है कि वो किस तरह सोचते थे। हम ऐसा कुछ ना लिखें जो उस सामाजिक सत्य के विपरीत जाए, जिसे आधार मानकर ही हम इस क्षेत्र में प्रविष्ट हुए हैं। समय बीत जाएगा, घटनाएँ अतीत हो जाएँगी, परंतु जो कुछ हम लिखेंगे, वह कम से कम कुछ दिन तो टिकेगा ही। हमने स्वेच्छा से यह मार्ग अपनाया है, तो वाजिब है कि इन कुछ दिनों की ज़िम्मेदारी भी खुले दिल और खुले दिमाग से सँभालें। मनचाही बात मनवा कर मज़ा न लें, बल्कि विराट सामाजिक सत्य का यत्किंचित साक्षात्कार करने कराने का संतोष प्राप्त करें। मैं फिर बल देकर कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ कहने के लिए ओंकार जी ने नहीं कहा, उन्होंने सचमुच अपनी कहानियों में यह कार्य किया। कुछ जो कविताएं लिखी उसमें भी यह कार्य किया, सामाजिक सत्य को समझा और उसे पूरे विवेक के साथ अभिव्यक्त किया। मैं प्रस्तोता के रूप में भी मैंने उनकी जितनी चीजें सुनी हैं, वहां पर भी उनकी प्रतिबद्धता दिखाई देती थी, उनकी समझ दिखाई देती थी। वो सिर्फ एक सामान्य प्रस्तोता नहीं थे कि कोई चीज़ एक स्क्रिप्ट तैयार हो गई और उस स्क्रिप्ट को पढ़ भर देना है। उस पूरे प्रस्तुतिकरण में लगता था कि ये आदमी विज़नरी है, ये आदमी दूरदृष्टा है। तो एक सर्जक के रूप में, एक प्रस्तोता के रूप में मैंने ओंकारनाथ श्रीवास्तव को जितना जाना, उसका कुछ हिस्सा आप सबके साथ मैंने आज बाँटा, शेयर किया। आप सबने मुझे याद किया, दिव्या जी ने, पद्मेश जी ने, अ, आप सबने मुझे याद किया। अचला जी हैं, क्या जी हैं, मैं आभारी हूँ आप सबका। फिर कभी
कोई अवसर मिला तो हम लोग बातचीत करेंगे। मैं ओंकार जी की स्मृति को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। मैं आपने आज कथाकार के रूप में ओंकार नाथ श्रीवास्तव जी के विषय में जो बहुत सी जानकारियां दी, वो संभवतः हमें भी नहीं पता थी पहले से। और आपकी एक बात पर मैं सहमत होते हुए असहमति जताना चाहता हूँ, क्षमा कीजिएगा। और वह यह बात है सर कि लाभ और लोभ हमें इन आयोजनों से बहुत मिलता है। लाभ इस बात का कि हम ओंकार नाथ जी जैसे लोगों का स्मरण करके हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, हमें सीखने को मिलता है। और लोभ इस बात का कि वातायन पटल पर हम प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव, अष्टा शर्मा जी जैसे लोगों के साथ साक्षात्कार कर लेते हैं। इन शब्दों के साथ मेरे हाथ एक वीडियो लगा है छोटा सा, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। किस देश में लाह में डाल दिया, किस देश में लाह में डाल दिया, कुछ भी जहां आपने हाथ नहीं। जहां लोग हजारों भरे हैं पड़े, पर एक से भी नहीं। किस देश में लाह में डाल दिया, कुछ भी जहां आपने हाथ नहीं। जहां लोग हजारों भरे हैं पड़े, पर एक से भी मुलाकात नहीं। सर्दी गर्मी बरसात सी हो, सर्दी गर्मी बरसात नहीं। जहां एक भी चैन की रात नहीं, जहां एक भी प्रेम की बात नहीं। एक छोटा सा तागा, एक छोटा सा तागा घूमते हुए पहिए के साथ भागा। एक छोटा सा तागा घूमते हुए पहिए के साथ भागा। चक्कर लगाए परिधि के, 1 2 3, और फिर जाके वहां केंद्र को कहा। चक्कर लगाए परिधि के 1 2 3, और फिर जाके वहां केंद्र को कहा। घूमते हुए पहिए को अपने बस किया। छोर से छोर मिलाए वहां बैठा रहा एक चोर, जैसे घर में बैठा था। पहिया हो गया जाम, पहिया हो गया जाम, जपता राम का नाम। अभागा, क्योंकि एक छोटा सा तागा उसके साथ था। शायद शायद अब पहिए को उल्टा चलाया जाए, शायद अब पहिए को उल्टा चलाया जाए, या शायद उसको धुरी पर से ही उतारा जाए। अरस्तु और अफलातून पढ़कर, अरस्तु और अफलातून पढ़कर, मुलम्मा एक चारों ओर मढ़कर, पहनकर सूट बूट समेत आई, वो आए घर को जैसे जमाई। अरस्तु और अफलातून पढ़कर, मुलम्मा एक चारों ओर मढ़कर, पहनकर सूट बूट समेत आई, वो आए घर को जैसे जमाई। मोहल्ले के सभी आए ठगे से, सभी चुप, पूछने जैसे लगे से, हुआ ये इतनी जल्दी कैसे ऐसा, अठन्नी लग रहा कल देखा कैसे। अरे ये तो विलायत का हुआ है, अरे ये तो विलायत का हुआ है, छिपा इसमें कहाँ वो चलतुआ है। बड़े हैरान बाबूजी हुए तब, बड़े हैरान बाबूजी हुए तब, कि कैसे देखते हैं ये मुझे सब। मगर वो यार मंगुआ था न खाली, मगर वो यार मंगुआ था न खाली, कि उसने एक हिकमत सोच डाली, जो आगे बढ़ के एक हील खिलाई तो सबको कहीं एक छोटा सा था। कोई ये थे ओंकार नाथ श्रीवास्तव जी की कुछ झलकियाँ जो मेरे हाथ लगा ये वीडियो, मैंने कहा कि मैं यहाँ आप सबके साथ साझा करूँ और बांटूँ। ऐसा लग रहा था जैसे ओंकार नाथ जी हमारे बीच ही कहीं इस दुनिया में बैठे हुए हैं और आज जैसे हम सब लोग जुड़ रहे हैं, लोग साथ साथ यहाँ पर जुड़े। ये था उनका एक कवि के रूप में, उन्हीं की स्वर में, उन्हीं की शैली में
उनका परिचय। अब मैं निमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अचला शर्मा जी को कि आप ओंकार जी की स्मृति में अब आज की अध्यक्ष जी संबोधन दें। पद्मेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सी स्मृतियां ताज़ा कर दी ओंकार जी का ये वीडियो दिखाकर। ऐसा लगा बहुत दिनों बाद ओंकार जी से मुलाकात हो गई। और इससे पहले जितेंद्र जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण और विवेचन किया ओंकार जी की कहानियों का। लेकिन मैंने ओंकार जी को कभी कथाकार के रूप में नहीं, एक प्रसारक के रूप में जाना है। मेरा उनका बहुत लंबा साथ रहा, लगभग 15 वर्षों से अधिक का। और उसी दौरान निजी रूप से भी और एक सहयोगी के रूप में मैंने ओंकार नाथ श्रीवास्तव को जाना। और शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं कि रेडियो की दुनिया से जुड़ने के पहले ओंकार जी ने एक कुछ अरसे के लिए भारतीय रेलवे में भी काम किया था। काम उनका कोई रेलगाड़ी चलाना नहीं था, लेकिन हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने रेलवे में काम किया। तो सबसे पहले एक छोटी सी यात्रा का ही जिक्र करना चाहूंगी, जिसका संबंध भारत की रेल यात्रा से है। सफर कहाँ से कहाँ तक का था ये तो मुझे याद नहीं, क्योंकि किस्सा सुना हुआ है। लेकिन इतना याद है कि कोई स्लीपर ट्रेन थी, रात का समय था कि अचानक गाड़ी कहीं रुक गई। यूं तो रेल के डिब्बे में बहुत से यात्री बैठे थे, भरा हुआ था, मगर उस वक्त बिल्कुल सन्नाटा था। अचानक ऊपर की बर्थ से आवाज आई, एक सवाल उठा, क्यों भाई, कौन सा स्टेशन है? बस 6 शब्दों का छोटा सा वाक्य, छोटा सा सवाल। पर सवाल के जवाब में नीचे की बर्थ से जवाब नहीं आया। सवाल आया, आप बीबीसी वाले ओंकार नाथ श्रीवास्तव हैं? ये था रेडियो का जादू, या कहें बीबीसी का जादू, और ओंकार जी की आवाज का जादू। भले ही ओंकार जी की आवाज वैसी नहीं थी जैसे प्रसारण की आवाजों के मानदंड के हिसाब से बहुत भारी या गुरु गंभीर आवाज कहा जाए, लेकिन उसकी अपनी विशेषता थी। और सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी संप्रेषणीयता, उसकी संवाद क्षमता। ओंकार जी 60 के दशक के अंत में बीबीसी हिंदी के परिवार से जुड़े थे। मैं 80 के दशक के आरंभ में आई थी। और मैंने देखा था कि उन दिनों ओंकार जी नियमित रूप से समसामयिक चर्चाओं का कार्यक्रम आजकल पेश किया करते थे, जो 70 के दशक में बीबीसी हिंदी का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ करता था। और उसका कारण बहुत साफ था, क्योंकि 70 के दशक में भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सी बड़ी घटनाएं हुई। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ, और फिर भारत में आपातकाल लागू हुआ था। भारत और दक्षिण एशिया में बीबीसी और विशेष रूप से बीबीसी हिंदी सर्विस की जो लोकप्रियता थी, अपने शिखर पर पहुंची थी उन दिनों। और ओंकार जी इन सब के बीच बीबीसी के इस युग के सक्रिय साक्षी थे। हालांकि 76 से 77 के बीच लगभग 1 वर्ष वो वॉइस ऑफ अमेरिका चले गए थे वॉशिंगटन में काम करने के लिए। लेकिन आखिर बीबीसी में जो एक बार काम कर ले, वो लौट के फिर बीबीसी में ही आता है, जैसे मैं। तो वापस 1 साल के बाद में वापस बीबीसी में चले आए, और फिर 90 के दशक में रिटायर होने तक बीबीसी हिंदी सर्विस से ही जुड़े रहे। जब कैलाश बुधवार बीबीसी के अध्यक्ष हुआ करते थे हिंदी सेवा के, उस जमाने में ओंकार नाथ श्रीवास्तव उसके सह अध्यक्ष थे। और मुझे उनकी यूं तो बहुत सी बातें याद हैं, लेकिन जो लोग उनके कार्यकाल के बारे में बहुत कम जानते हैं, उनके लिए 2-1 बातों का जिक्र जरूर करना चाहूंगी। कि आजकल कार्यक्रम तो लोकप्रिय था ही, और ओंकार जी जिस जमाने में मैं आई उसका प्रस्तुतिकरण किया करते थे नियमित रूप से, और मैं भाग लिया करती थी उनके साथ। लेकिन इसके अलावा उनकी अपनी लोकप्रियता के का जो आधार थे, वो 2 अन्य साप्ताहिक कार्यक्रम थे। इनमें एक था श्रोताओं की राय का कार्यक्रम आपका पत्र मिला, और मुझे भी कई वर्षों तक ओंकार जी के साथ इसमें भाग लेने का मौका मिला। ओंकार भाई के रिटायर होने के बाद इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी थी, लेकिन उनकी
तो बात ही निराली थी, क्योंकि मैं उनके साथ में पत्र पढ़ा करती थी, इसलिए मालूम है मुझे कि उनकी शैली कितनी खास हुआ करती थी। वो जिस नम्रता से श्रोताओं की आलोचना को भी प्रशंसा की तरह स्वीकार करते, वो मेरे लिए एक निराला अनुभव था। टेढ़े सवाल आते, टेढ़ी प्रतिक्रियाएं आती, बहुत सख्त नाराज भी होते बहुत से श्रोता, और इन सब के जवाब में ओंकार जी अक्सर महाकवि तुलसीदास के रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयां उद्धृत करते और बस बात टाल जाते उसी तरह से। इसके अलावा एक और साप्ताहिक कार्यक्रम वो नियमित रूप से पेश करते थे, आपसे मिलिए। हालांकि आपसे मिलिए के अंतर्गत हम सभी बुश हाउस लंदन आने वाले मेहमानों से बातचीत करते थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा योगदान ओंकारनाथ श्रीवास्तव का था। उनमें हिंदी के कई बड़े लेखकों के नाम शामिल हैं। मुझे याद आता है हरिवंश राय बच्चन, जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे, अज्ञे जी, भारती, निर्मल वर्मा, श्रीलाल शुक्ल, कमलेश्वर और कन्हैयालाल नंदन, और भी न जाने कितने साहित्यकारों और राजनीतिज्ञों से उन्होंने इंटरव्यू किए, जो बीबीसी की आर्काइव्स में संभवतः आज भी सुरक्षित हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोगों के साथ भी उन्होंने अक्सर इंटरव्यू किए जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो जाने माने नहीं थे, प्रसिद्ध नहीं थे। एक कीनिया से दो बहनें आई थी और उनका नाम, उनको ओल्गा सिस्टर्स के नाम से ही हम लोग याद करते हैं, ओल्गा बहनें। उनके साथ ओंकार जी ने बातचीत की, बहुत ही सहज और ऐसी बातचीत जो उनकी जिंदगी के बारे में थी। लेकिन ये बातचीत इतनी पसंद की गई कि बहुत वर्षों तक बीबीसी के जो श्रोता थे वो उसे ओल्गा बहनों की बातचीत के रूप में याद करते रहे और बार बार सुनने की फरमाइश भी करते रहे। ऐसा बहुत बड़ा खजाना इंटरव्यूज का बीबीसी हिंदी के पास रहा और जिनमें बहुत से इंटरव्यू खुद ओंकार जी ने लिए थे। उनकी बातचीत करने का जो लहजा था, जो तरीका था, वो बहुत सहज था। ऐसा लगता था बिल्कुल अनौपचारिक रूप से आपसे बातचीत कर रहे हैं, लगा ही नहीं कि कोई रिकॉर्डिंग हो रही है। और रिटायर होने के बाद भी ओंकार जी बीबीसी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे और उन्हीं दिनों उन्होंने बीबीसी हिंदी की ये जो विशाल आर्काइव थी उसमें से बहुत से पुराने इंटरव्यूज छांटे और उन्हें आधार बनाकर एक नई श्रृंखला प्रस्तुत की जिसका नाम था वे दिन वे लोग। मेरे बीबीसी में पहुंचने से पहले ओंकार जी एक छोटा सा स्तंभ पेश किया करते थे, चलते चलाते, जो समसामयिक चर्चाओं के कार्यक्रम के अंत में पेश किया जाता था। चलते चलाते में वो ब्रिटेन की किसी को रोचक खबर को लेते, उस पर चुटकी लेते और इस बहाने बातों बातों में 70 के दशक के ब्रितानी समाज की छोटी सी झलक भी श्रोताओं को दिखा देते। 1991 में चलते चलाते के कुछ चुने हुए प्रसंगों का संकलन पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ और वक्त रहा तो उसका एक आध नमूना पेश करूंगी, लेकिन पहले ओंकार जी की प्रसारण की भाषा की बात करना चाहूंगी। उसकी खासियत ये थी कि वो हिंदी के किसी प्रोफेसर से लेके गांव में बैठे श्रोता के साथ भी रिश्ता कायम करने में सफल रहती थी। बहुत ही सहज और मुहावरेदार भाषा कि सुनने वाले के सामने घटना का पूरा नक्शा खिंच जाए, पूरी तस्वीर उसके सामने आ जाए। मुझे याद है जब मैं नई नई बीबीसी में आई थी और कुछ दिन मुझे उन्होंने सुना और सुनने के बाद एक दिन कहा कि देखो भूल जाओ, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना कि तुमने हिंदी में एमए किया है या पीएचडी किया है। ये रेडियो है और रेडियो संवाद का माध्यम है। संवाद की भाषा लिखित भाषा नहीं होती, साहित्य की भाषा नहीं होती, वो बोलचाल की भाषा है। मैं उनका ये गुरु मंत्र कभी नहीं भूली। लेकिन बोलचाल से उनका मतलब ये नहीं था कि बोलचाल की भाषा जो आज के हिंदी मीडिया में हमें सुनाई देती है भारत में, भाषा साफ सुथरी हो और उसमें बिला वजह कोई मिलावट ना हो।
अंग्रेजी के शब्दों की भरमार भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो आम आदमी को भी समझ आ सके और हिंदी जानने वाला भी ये ना कहे कि आप गलत भाषा बोल रहे हैं। और एक बात ओंकार जी की और जीवन के प्रति उनका रवैया बेहद सकारात्मक था। अपने सहयोगियों की उन्होंने कभी कोई निंदा नहीं की। उनका हमेशा विश्वास रहा कि हर कोई बहुत अच्छा है। भले ही आपने कहा कि वो स्पष्टवादी थे, बेशक थे, लेकिन जो दिल में होता था वही कहते थे। अगर किसी फैसले को लेकर कभी असहमति होती, दफ्तर की बात कर रही हूँ, तो वो कभी ऐसा नहीं कि अपनी बात कहे नहीं, एक बार कहते, एक बार अपनी राय जरूर व्यक्त करते, लेकिन उसके बाद फिर खामोश हो जाते कि मैंने अपनी राय प्रकट कर दी, अब आप पर है कि आप उस पर अमल करना चाहें या ना करना चाहें। एक बहुत अच्छी सी बात ओंकार जी की ये थी, जो मैंने सकारात्मकता का जिक्र किया, उसी का एक नमूना ये है कि अक्सर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में काउंट योर ब्लेसिंग्स, वो अक्सर यही किया करते थे। और बहुत मुझे इतनी अच्छे से याद है कि एक बार उन्होंने कहा कि देखो, जीवन में मैंने कितना कुछ पाया है, बहुत इतनी इतनी उपलब्धियां हैं कि कभी कभी खुशी से आंखों में आंसू भर आते हैं कि अपनी मनपसंद की जगह पर मनपसंद काम किया, जिसे मैं एंजॉय करता हूँ। बेहतरीन कवियों की कविताएं पढ़ी, बड़े बड़े शायरों संगीतकारों को सामने बैठकर सुना और बेहतरीन टेनिस खिलाड़ियों को देखा है। कितने अच्छे मित्रों का मुझे सानिध्य मिला। मैं वाकई उनकी ये बात सोचती हूँ तो आज उनकी चर्चा हो रही है तो मुझे खुशी है, मेरी खुशकिस्मती है कि ओंकार जी के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। मुझे उनका दफ्तर में सहयोग और बहुत सारा स्नेह भी मिला और उनके साथ बहुत से कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का भी मौका मिला। मैं एक छोटा सा प्रसंग, उनकी पुस्तक, ये पुस्तक है चलते चलाते, अगर कुछ लोगों ने नहीं देखी, इसमें 70 के दशक में उन्होंने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। तो उसी जमाने के जो भी छोटे मोटे समाचार उन्होंने पढ़े होंगे, उनको आधार बनाकर छोटे छोटे प्रसंग लिखे हैं। तो पद्मेश जी आप कहें तो एक आध मैं पढ़ दूं? जी जी, स्वागत स्वागत। एक का शीर्षक है अदालत में। एक साहब हैं माइक डे, उम्र 27 साल। अभी तक उनके जीवन में कोई लड़की नहीं आई। इसमें न तो लड़की का कसूर है न खुद उनका। अपनी ओर से उन्होंने जो कुछ हो सकता था किया। लड़कियों ने भी मदद कम नहीं की, मगर मामला प्रेम का नहीं, कानून की अदालत में जा पहुंचा। माइक साहब करते क्या है कि बेंत लेकर सड़क के एक छोर पर खड़े हो जाते। उनका सारा तन बदन थर थर कांपने लगता, जैसे अब गिरे कि तब गिरे। फिर कोई लड़की उधर से गुजरती तो कहते, क्या आप मेहरबानी करके मुझे सहारा देंगी, सड़क पार कर लूं। कितने भाग्यवान हैं वे लोग जो बिना सहारे के सड़क पार हो जाते हैं। कोई भी लड़की बेचारे माइक की ये कविता न समझ पाती, बस उन्हें सहारा देकर सड़क पार करा देती। और पूरी सड़क पार करने के बाद भी जब कोई बात न बनती तो माइक साहब छलांग लगाकर उछलते कूदते गायब हो जाते। लड़की बेचारी हक्का बक्का ताकती रह जाती। खैर, अदालत ने खबरदार कहकर छोड़ दिया, मगर जीवन की राह पर माइक अब भी लड़खड़ा रहे हैं। छलांग कब लगाएंगे पता नहीं। एक और छोटा सा प्रसंग है, ब्रिटेन में बिजली बंदी। ये पावर कट सिर्फ आज ही नहीं, बहुत पहले 70 के दशक की बात है ये। अच्छा, जैसा मैंने कहा कि बच्चन जी ओंकार जी के प्रिय कवि थे और गुरु थे, तो बच्चन जी की कविताओं की पंक्तियां अक्सर वो इधर उधर जोड़ा करते थे। तो ये प्रसंग शुरू ही बच्चन जी की पंक्तियों से होता है। काल छीनने दुख आता है, जब दुख भी प्रिय हो जाता है। नहीं चाहते जब हम इसके बदले में लेना चिर सुख भी, साथ ही साथ न देगा दुख भी। यानी कि पहले तो एक आफत की तरह पावर कट, बिजली बंदी आई। रेडियो, टीवी, अखबार, नेता, जनता सभी चिल्ला उठे, बस
अब जिंदगी ठप। खैर, हम देखते चले, देखते गए, जिंदगी फिर भी चलती रही। और अपनी पूछिए तो भाई, बिजली बंदी किसी कदर रास आने लगी। बुश हाउस के गलियारों में जब हरिकेन लालटेनें टिमटिमाती देखी, तो वो दिन याद आ गए जब पड़ोस के पंडित जी क्लास के सभी कमजोर लड़कों को बुलाकर मुफ्त पढ़ाते थे। उनकी ये रात की क्लास जब खत्म होती, तो कितनी छोटी छोटी लालटेनें उनके घर से निकलकर हर ओर चल देती थीं। प्रसंग लंबा है, लेकिन मैंने एक छोटा सा अंश उसका सुनाया है। और एक छोटी बात और, क्योंकि एक जमाना था जब आप अगर खाली मकान छोड़ के जाएं तो सुना है कि उसे कोई और उसमें आके बस जाता था। तो उसके एक छोटा सा प्रसंग उन्होंने लिखा, मकान की चोरी। मकानों की चोरी होती ही रहती है, कभी किसी मकान में तो कभी किसी मकान में। लेकिन मकान की चोरी भी सुनी है आपने? पूर्वी लंदन में ऐसा ही हुआ है। चोर आए और एक मकान का मकान चुरा कर ले गए। काउंसिल का एक मकान प्री फैब यानी अलग तैयार किए गए हिस्सों को जोड़कर बनाया गया तैयार खड़ा था। चोर आए, पेचकश से मकान के पुर्जे पुर्जे अलग किए, लॉरी पर लादा और चंपत हो गए। अब पुलिस मकान ढूंढ रही है। इस तरह के बहुत से प्रसंग हैं इस पुस्तक में, लेकिन ये सारे प्रसंग उस जमाने के हैं जब 70 के दशक में ब्रिटेन बदल रहा था, और कहीं वो राजनीति पर चुटकी लेते हैं, कहीं किसी सामाजिक घटना पर, और इसी तरह के प्रसंग। लेकिन ये कार्यक्रम उन्होंने सिर्फ 6-7 वर्षों तक 70 के दशक में किया। उसके बाद तो वो फिर समसामयिक चर्चाओं का कार्यक्रम, जैसे मैंने कहा, और आपसे मिलिए, आपका पत्र मिला, इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोचकर कि ओंकार जी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं सह अध्यक्ष के पद पर रिटायर हुआ और अब शायद अगर मैं बीबीसी में हिस्सा लेने के लिए आया करूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि खुशी खुशी आते थे। जब भी हम लोगों को जरूरत होती और हम उनसे कहते कि ओंकार भाई आप आए, एक ड्यूटी करनी है, आवाज लगानी है, तो जरूर चले आते थे। लेकिन वो तभी तक आते रहे जब तक बीबीसी हिंदी सर्विस में डिजिटल युग का आरंभ नहीं हुआ। क्योंकि एक जमाना था जब हम लोगों ने भी वो जमाना देखा जब स्पूल टेप पर रिकॉर्डिंग होती थी, और हमने तो वो भी जमाना देखा कि छोटी सी रिकॉर्डिंग के लिए 2-2 स्टूडियो मैनेजर हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होते गए और फिर बिना स्टूडियो मैनेजर के भी रिकॉर्डिंग होने लगी, सेल्फ ऑपरेटेड स्टूडियो होने लगे, तो ओंकार जी वो भी अपने आप ही रिकॉर्ड करते थे। लेकिन जब डिजिटल जमाना आया, 90 के दशक खत्म होने के बाद, तो ओंकार जी को थोड़ा मुश्किल लगा उस जमाने में आना। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब तक टेप रिकॉर्डिंग है और टेप एडिटिंग है, वो उनके लिए उसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो ओंकार जी से जुड़ी बहुत सी एक आध निजी याद है, वो यही कि ओंकार जी को खाने का बहुत शौक था और देसी खाने का विशेष रूप से शौक था। लेकिन बुश हाउस की कैंटीन में अक्सर उबला हुआ स्टीम्ड फूड, इस तरह की चीजें बनती थी, या ग्रिल्ड, कभी कभी लेंटिल सूप बनता था। तो उस दिन वो बहुत खुशी खुशी ऊपर आकर खबर देते कि भाई आज दाल चावल खाया जाएगा। तो लेंटिल सूप लेते, उसमें थोड़ा टबास्को सॉस डालते, नमक काली मिर्च डालते, नींबू लेते और थोड़ा चावल लेते उबला हुआ, और उसके साथ वो बहुत प्रसन्नचित्त होकर कहते कि भाई आज दाल चावल खाया है, बहुत मजा आ गया है, आप लोग भी ले लीजिए जाके। और एक और किस्सा मुझे याद आता है, नाक के बाल साफ करने की कोई छोटी नई मशीन आई थी, बहुत पुरानी बात है, और ओंकार जी से कहा गया कि कार्यक्रम के अंत में आप इस पर एक छोटा सा पीस लिख दीजिए चलते चलाते की शक्ल में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन अब इस बात को कैसे रोचक बनाया जाए, ये ओंकार जी ही कर सकते थे कि उन्होंने
नाक के बाल के मुहावरे से बात शुरू की और न जाने कितने और मुहावरे उसमें जोड़ दिए, और वो इतना रोचक हिस्सा था कार्यक्रम का कि लोग बाकी सब भूल गए और उसको बहुत दिनों तक याद करते रहे। तो ओंकार जी का एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी रहा है, जो उनकी भाषा में भी झलकता था। और हंसना, बोलना, बैठना, नीचे मेहमान आते उनको बुश हाउस के कैंटीन में ही नहीं पब में लेके जाते, जो बुश हाउस का बेहद मशहूर पब। और मुझे याद है पद्मेश जी, आपके पिताजी जब आया करते थे तो उनके साथ भी वहीं नीचे महफिलें जमती थी, और बड़े बड़े शायर आते, कवि आते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ओंकार जी उन्हें बुश हाउस के पब में न लेके गए हों। ओंकार जी को याद करके आज वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। आपने ये मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अचला जी। आपने और जितेंद्र जी ने आज के इस कार्यक्रम को बहुत सार्थक किया, और हम सब लोग देखिए कितनी एकाग्रता के साथ ओंकार जी के साहित्य से, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़े रहे। जितेंद्र जी ने कथाकार के रूप में, फिर उस वीडियो ने उनकी कविता पाठ के माध्यम से उनकी जो अद्भुत शैली थी उससे हमारा परिचय हुआ, और आपने प्रसारक के रूप में। आज हमारे यहाँ इस समय पटल पर कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो ओंकार श्रीवास्तव जी के बहुत परम मित्र हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं फ्लोर खोलता हूँ, और उनकी पुत्री आतिमा श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि यदि वो कुछ कहना चाहें तो उनका स्वागत है। और मैं डॉक्टर के श्रीवास्तव जी को आग्रह करता हूँ कि आप कुछ साझा करना चाहते हैं उनकी स्मृति। बर्मिंघम से डॉक्टर के श्रीवास्तव जी। जी आप म्यूट हैं, अभी आप म्यूट हैं। हाँ जी, नमस्कार। अचला जी को, जितेंद्र जी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी पुरानी और मीठी यादें फिर से ताज़ा कर दी। ओंकार जी हमारे बड़े भाई की तरह थे, और इतने सरल स्वभाव के, और इतने सीधे साधे, अनकॉम्प्लिकेटेड, और जब भी मिलिए तो इतने प्रेम से मिलते थे, इतने क्या कहते हैं कि परिवार के सदस्य की तरह उनका सबसे मिलना होता था। और लेकिन जब वो उनके ब्रॉडकास्टिंग की बात आती थी तब वो बिल्कुल एक दूसरे अंदाज में होते थे, एक परफेक्शनिस्ट की तरह। कहीं भी कोई लूज एंड नहीं रहता था। हमको मौका मिला उनके साथ उनके प्रोग्राम में क्रिकेट और मेडिसिन के बारे में बात करने में, तब उनका वो रूप हमारे सामने आया। उस वक्त पहली बार अचला जी से भी मुलाकात हुई थी हमारी, और कमाल ये है कि वैसी लगती है जैसी उस दिन लग रही थी, कोई फर्क नहीं लग रहा उनमें। तो ये जो ओंकार जी की बात हो रही है, और उनकी जो कविता में एक सादगी, और एक जो जिसमें जैसे कि गांव और कस्बों से जिन लोगों का रिश्ता होगा वो समझेंगे। उनकी एक बड़ी सिग्नेचर कविता है, एक छोटा सा घर। अगर इजाजत हो उसकी कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाना चाहेंगे कि कितनी कितनी सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। कहीं एक छोटा सा घर हो, कोई बढ़ता हुआ गांव, या कोई ठहरा हुआ शहर हो, वहीं एक छोटा सा घर हो। घर के बाहर सड़क नहीं, बस एक गली हो। तनिक दूर पर नहर, ताल या बारामासी एक नदी हो। नदिया पर बहती नौकाएं हो, ऊपर छोटा सा पुल हो। पुल के पार गजीन सा कोई पेड़ कि जिस पर भूल भटक आ जाती गा जाती कोई कोयल बुलबुल हो। और उधर से आने वालों में कुछ हो जाने पहचाने, हाल पूछ हंस बोल खुशी से। आम बेचने वाले, ये मेरी फेवरेट लाइन है, आम बेचने वाले खुद ही कम कर दें आने दो आने। वापस घर पर मिले सदा कुछ मिलने वाले, सोचा चलें देख आए, अच्छे तो हैं सब लड़के भाले। अंदर से संकेत मिले जाने मत देना, बिना किए कुछ कुछ पत्ता पानी। यूं मौका पर चल निकले, बातों ही बातों राम कहानी। हाथों पानी खींच नहाऊं, फींच फाच कपड़े फैला दूं। सींचू भर कर डोल पुदीना, जब गर्मी का तपे महीना। अपनी मेहनत से बगिया हो गई चमन हो, वहां सदा रहने को मन हो। उगे काम की जिसमें फसलें, मानुष तितली पंछी रसलें।
फल आने के पहले खिले फूल मन भाए, लोग कहें दिन अब तुरई भिंडी के आए। वहीं कहीं पर बैठ अकेले मैं सोचूं क्या क्या दिन झेले, सोचूं ये सब दौड़ धूप नौकरी चाकरी, नगरों की लीला निशाचरी, ऊंची उम्मीदों के पीछे जान छोड़कर मारे फिरना, फिरना घर से देर से, दिखा नीत नियम से, फिरना कौल कसम से, बोझ उतारे फिरना। सोचूं इस अपने के लाखों में शुमार की, अंदर बाहर एक हो गए रोजगार की। सोचूं इसको इस पल को जो बीता जाता, सब कुछ बीता जाता, कुछ भी याद ना आता। बीत जाए सब बीत जाए, केवल बीते की याद दोहराने का मिल जाता अवसर हो, कहीं एक छोटा सा घर हो। ओंकार जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो किस्म के लोग होते हैं, सम कॉज हैप्पीनेस वेयर एवर दे गो, अदर्स व्हेन एवर दे गो। और ओंकार जी डेफिनेटली फर्स्ट कैटेगरी में बिलोंग करते थे। उनको उनकी इतनी ताज़ी यादें हैं, आप लोगों ने आज उनको और ताज़ा कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी, पद्मेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये उनकी एक हस्ताक्षर कविता थी, कहीं एक छोटा सा घर हो। और जब वो इंग्लैंड में उसकी प्रस्तुति करते थे कवि गोष्ठियों में, तो लोगों को लगता था कि ये प्रवासी जगत की एक श्रेष्ठ रचना है। लेकिन फिर ओंकार जी कहते थे कि ये रचना उन्होंने मुंबई में लिखी थी और ये यहाँ नहीं लिखी है। लेकिन फिर क्योंकि वो उस समय भी बाहर थे, वहाँ इलाहाबाद से मुंबई गए हुए थे, तो प्रवासी भाव की ही रचना है वो, जो यहाँ भी फिट बैठती थी। मैं निवेदन करता हूँ, यदि कोई और उनकी स्मृति में कुछ कहना चाहे बहुत संक्षेप में, नहीं तो फिर मैं जो हमारे दूसरे वक्ता हैं औपचारिक, उनको मैं निमंत्रित करूं। हमारे पास चलिए मैं आता हूँ वीरेंद्र शर्मा जी के पास, हमारे यहाँ जो ब्रिटेन में भारतीय मूल के सांसद हैं और हमारे हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, हमारा बहुत प्रोत्साहन और प्रेरणा देते हैं। स्वागत है वीरेंद्र शर्मा जी, आपकी विशेष टिप्पणी के लिए। थैंक यू वेरी मच पद्मेश जी। सबसे पहले तो मैं आपका और दिव्या जी का खास तौर पर आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे बताइन के साथ जोड़ा हुआ है। प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, अचला शर्मा जी को सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मैं भी ओंकार नाथ जी को मिल चुका हूँ। उनसे जिस ढंग से उनके बारे में प्रोफेसर साहब ने बताया, उनकी लेखनी के बारे में, तो वो ऐसा महसूस होने लगा कि उनको मैं मिल चुका हूँ। अचला जी को भी बीबीसी में बहुत बार मिला हूँ। उन्होंने याद दिलाई है बुश हाउस की कैंटीन की, जब हम बुश हाउस जाते थे कमेंट्स देने के लिए, पॉलिटिकल कमेंट्स। और जब मैं एलएससी में था तो तब भी इंडिया हाउस की कैंटीन और बुश हाउस की कैंटीन में अगर स्टूडेंट्स को लंच टाइम पे खाने का कोई मौका मिल जाए तो सब भागते थे वहां पर। तो वो यादें भी दिलाई। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि जिस प्रोफेसर साहब बहुत ही अच्छे ढंग से आपने, जैसे ओंकार जी की एक विजनरी अप्रोच सोशल रिफॉर्मिस्ट के तौर पे, जिन्होंने सोशल इश्यूज को अपनी कविताओं के थ्रू लोगों में जागृत किया, लोगों में लेकर आए और उसमें क्वेश्चंस रेज किए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और कोविड का भी मैं आभारी हूं, कोविड-19 का, जहां उसके दुखदायक पहलू हैं, डर है दिल में, उसके साथ में ऐसे आप जैसे लोगों के साथ, साहित्यकारों के साथ मिलने का मौका मिल गया। शायद अगर ऐसा दिव्या जी एंड पद्मेश जी अगर ये जूम की मीटिंग्स ना करते तो शायद मेरे जैसे लोग आपसे मुलाकात करने से वंचित रह जाते। उसका मैं आपका आभारी हूं और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं चाहता हूं पद्मेश जी, शायद मुझे आगे हम नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम कोविड से बाहर भी निकल जाएं
तो ये चलता रहना चाहिए, क्योंकि दूर दूर से बहुत ही अच्छे साहित्यकारों के साथ जो व्याख्यान करते हैं उनके साथ, प्रेस जैसे लोगों के साथ हमें मिलने का मौका मिलता रहे, वो हम कंटिन्यू रखेंगे। और आज के लिए इन दोनों का ही, प्रोफेसर जितेंद्र जी का एंड अचला जी का बहुत बहुत पर्सनल लेवल पे आभारी हूँ कि उन्होंने जिस ढंग से उन्होंने ओंकार नाथ जी की लेखनी के बारे में हमें बताया, डिफरेंट उनकी पर्सनैलिटीज के लिए बताया, और आप पद्मेश जी जो वीडियो दिखाया उसके लिए मैं पर्सनल लेवल पे बहुत बहुत आभारी हूँ, और कामना रखता हूँ कि आगे भी हम ऐसे ही सक्सेसफुल इवेंट्स करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। और कल ही मेरी दिव्या जी से चर्चा हो रही थी इसी विषय में, और इसके जो वर्चुअल प्रोग्राम हो रहे हैं हम लोगों के, इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं। आज ही देखिए हमारे पास अमेरिका से अनूप भार्गव जी, कनाडा से शैलजा सक्सेना जी, और भारत से, ब्रिटेन से, लिवरपूल से, बर्मिंघम से, सब जगह से लोग जुड़े हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया जो प्रयास और ये प्रयोग है, ये बहुत सफल हो रहा है, सारी दुनिया में सफल हो रहा है। और इसी के माध्यम से देखिए हमारे पास दिल्ली से अनिल जोशी जी जुड़े हुए हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष। तो अंत में मैं अनिल जी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी विशेष टिप्पणी दें। अनिल जी, आपका स्वागत। धन्यवाद पद्मेश जी, आदरणीय वीरेंद्र शर्मा जी, दिव्या जी, अचला जी, जितेंद्र जी। आज का कार्यक्रम बहुत ही स्मरणीय कार्यक्रम रहा, और जितेंद्र जी ने अपनी, जैसी उनकी गहन आलोचनात्मक दृष्टि है, उससे ओंकार जी के साहित्य का मूल्यांकन किया, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि समय भी बहुत हो गया। 50 के दशक की रचनाएं उनकी हैं, और इन्होंने बड़ा श्रम करके, शोध करके उसको प्रस्तुत किया। बहुत बधाई जितेंद्र जी को। और अचला जी तो स्वयं एक महत्वपूर्ण शख्सियत है पत्रकारिता की, दुनिया की। तो अचला जी ने तो बिल्कुल सजीव कर दिया ओंकार जी की जो पत्रकारिता में योगदान है। अचला जी का भी बहुत धन्यवाद, और कि हम सब लोगों को उनकी शख्सियत के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में बताने के लिए। जब हम पुरानी पीढ़ी के लोगों को, कैलाश जी को और ओंकार जी को, इन सब लोगों को याद करते हैं, तो कहीं हम उन पर एहसान नहीं करते, हम अपने आप को एक बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जो उन्होंने जो मानदंड स्थापित किए हैं, हमें दिखता है कि हमें कहाँ जाना है, किन ऊंचाइयों तक हम जा सकते हैं, या किन ऊंचाइयों को छू सकते हैं, और ऐसे लोगों ने किन ऊंचाइयों को छुआ था। और ये उस दिशा में जो वातायन का एक कदम है, तो बहुत ही अच्छा है कि इस तरह के पुण्य स्मरण हम ऐसे लोगों का करते हैं, जैसा कि अभी ओंकार जी का, कैलाश जी का, नरेश भारती जी का, और भी इस तरह के गौतम सचदेव जी का। तो बहुत ही बढ़िया ये मैं समझता हूँ कि वातायन की उपलब्धि है। और वातायन तो अब एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड भी बन गई है। पिछला कार्यक्रम जो था आपका, शायद ही कोई इतना लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ हो। उसके लिए दिव्या जी को, पद्मेश जी को, और मीरा जी को, और पूरी टीम को बहुत बधाई। जो बीबीसी बनी थी, वो बीबीसी, जब हम कहते हैं कि सारी दुनिया में एक हिंदी पत्रकारिता का जो श्रेष्ठतम प्रतिमान है, वो बीबीसी हिंदी सर्विस ने स्थापित किया, तो वो ऐसे ही स्थापित नहीं हुआ। उसके पीछे कैलाश जी, ओंकार जी, स्वयं अचला जी, और ऐसे बहुत सारे पत्रकार, जिन कुछ लोगों का मैंने नाम भी लिया, रत्नाकर भारती जी का नाम पद्मेश जी ने लिया। तो उन सब लोगों की जो अद्भुत प्रतिभा थी, उसका एक परिणाम थी बीबीसी हिंदी सर्विस। और वो हमारे, और उसमें न केवल बीबीसी में, बल्कि भारत में भी उससे बहुत सारे पत्रकार वहां से पत्रकारिता सीख कर आए। और देश के अभी किसी भी बड़े अखबार में, अभी भी किसी चैनल में चले जाएं, तो कहीं इन्होंने बीबीसी हिंदी में काम किया हुआ। तो एक बिल्कुल एक स्टैंडर्ड बन गई कि ISTM है या IIT है। तो ऐसी चीज को जिसने बनाया, ऐसे लोगों को वास्तव में उनका अभिनंदन, और उनकी कार्यशैली को जानना अपने आप में एक अनूठा अनुभव ही है। दूसरा ये भी है कि बीबीसी हिंदी सर्विस ने
भारत को पूरे विश्व से जोड़ा। आज जो एक बहुत बड़ी खिड़की, जो उस समय तो विशेष रूप से, आज तो प्राइवेट चैनल आ चुके हैं, उस समय तो केवल एक सरकारी था, तो एक बहुत बड़ा काम जो है एक व्यापक आयाम देने का भारतीय पाठकों को, श्रोताओं को ओंकार जी और उनकी पूरी टीम ने किया। और उसके लिए भारत का जो श्रोता जगत है वो उनका हमेशा उनको याद रहेगा, उनका आभार करेगा। और एक बहुत ही शानदार परिवार, साहित्यिक परिवार, जिसमें आप कल्पना कीजिए कीर्ति जी हों और अजित कुमार जी हों, ओंकार जी हों, तो ऐसी शानदार परंपरा, ऐसी शानदार विरासत को हम याद कर रहे हैं। मैं पुनः वातायन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति का पुण्य स्मरण किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, और आभार, आप आज फिर समय निकाल कर आए इतनी सारी जिम्मेदारियों के बावजूद। और अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पूर्व कि मैं वातायन की अध्यक्षा मीरा मिश्रा कौशिक जी को निमंत्रित करूं आज के समापन वक्तव्य के लिए और धन्यवाद ज्ञापन के लिए, मैं कुछ कार्यक्रमों के विषय में बताता चलूं कि कल हमारा वैश्विक हिंदी परिवार का कार्यक्रम, वही साप्ताहिक कार्यक्रम 11:30 बजे ब्रिटिश यूके टाइम्स में शुरू होगा। और कल प्रवासी पत्रिकाओं के ऊपर एक संगोष्ठी है, और उसके बाद विधि क्षेत्र में हिंदी, और बड़े श्रेष्ठ वक्ता आ रहे हैं, उसमें आपका स्वागत है। और अगले शनिवार को यूके टाइम दोपहर 3 बजे से हमारी साप्ताहिक गोष्ठी में संवाद कार्यक्रम का आयोजन है। और अगले सप्ताह मेरे पिताजी डॉक्टर दाऊद जी गुप्त से संवाद करेंगे, अमेरिका के अनूप भार्गव जी, उसमें आप सबका स्वागत है। इन शब्दों के साथ मैं निमंत्रित करता हूं मीरा मिश्रा कौशिक जी को, और आप सब लोगों का के प्रति आभार जो आप लोग सब जुड़े आज। मीरा मिश्रा कौशिक जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार तेजेंद्र शर्मा जी का, विजय राणा जी भी, आप लोग हमारे साथ आज जुड़े, मैं देख रहा हूँ। मीरा जी। जी पद्मेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जितेंद्र जी, अचला जी, के श्रीवास्तव, शैलजा सक्सेना, डॉक्टर शिव पांडे, वीरेंद्र जी, अनूप भार्गव, ओंकार जी के मित्रगण, साथ में अनिल जी और ओंकार जी की बिटिया तिम्मी, अतिमा श्रीवास्तव, और देश विदेश से पधारे विद्वान और सुधीजन। आज ओंकार जी की स्मृति में किया गया उत्सव उनके कृतित्व और उनकी पत्रकारिता को दिए गए योगदान के कारण था। यह सत्र सार्थक इसलिए भी था क्योंकि लाभ लोभ की धूल झाड़ते जितेंद्र श्रीवास्तव और अचला शर्मा और कई मित्र समय की खोई आहटों को पुनर्नवा करते हुए नितांत इनसाइडर थे। इन्होंने ओंकार जी की साहित्यिक और पत्रकारिता की यात्रा को अपने अपने स्तर पर जिया है। जीवन और समाज की गहराई से जुड़े ओंकार जी की स्मृतियां मेरे लिए नितांत व्यक्तिगत हैं। मेरे पिता 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की यूनियन के प्रेसिडेंट थे, और ओंकार जी ने उनके अच्छे दिनों को देखा था, उसके साक्षी थे। फलस्वरूप लंदन आकर मुझे यहाँ की जमीन पर ओंकार और कीर्ति के घर में अपना खोया हुआ मायका मिल गया। उनके व्यक्तित्व कृतित्व की बातों के बीच में आज मैं स्वीकार करना चाहती हूँ कि जीवन में पहली बार उनसे मिलकर मुझे भाषा और शब्दों की महत्ता, उनकी तरलता का बोध हुआ था। ये शब्द मैं जितेंद्र जी से ले रही हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मेरी पहली संतान होने को थी और यहाँ मेरा अपना करियर कुछ डावाडोल था। उस समय उनके उत्साहवर्धक शब्दों ने मुझे आज तक चलाए रखा है, उस समय के शब्दों ने। आज भी अगर होनहार बच्चों से बात करते हुए अगर कुछ अच्छा मेरे मुंह से निकलता है तो उसमें ओंकार जी की प्रेरणा का बहुत बड़ा हाथ है। 29 नवंबर 2002 को 70 वर्ष की आयु में ओंकार जी ने जब अनायास ही दैहिक प्रस्थान किया तो कोई भी उसके लिए तैयार नहीं था। मुझे आज भी उस दिन की याद है जब मुझे सुबह भारत जाना था और सबको हतप्रभ सुनी आंखों से ताकता छोड़कर मैं हितों चली गई। आज 18 वर्ष बाद मुझे ये अवसर मिला है कि मैं अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करूं। इट्स नेवर टू लेट।
तो अंत में मैं आज अपनी और दिव्या माथुर की ओर से, वातायन की समिति की ओर से आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और पद्मेश जी, आपका प्रताप बना रहे अगले कार्यक्रम तक।